जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आपको याद होगा कि ठीक आज से 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि एक हवलदार जी की पत्नी ने मेरे को कॉल किया कि सर मेरे हस्बैंड खाना नहीं खा रहे, परेशान हैं। और उनकी पत्नी सीओ साहब के पास, कमांडर साहब के पास भी गई, लेकिन कमांडर साहब से तो मिलने नहीं दिया और बोला भाई आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हवलदार जी जिनके वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी जो वाइफ है, इनका इलाज चल रहा है, होम स्टेशन में ये पोस्टिंग आए थे। और पोस्टिंग का जो ट्रेन आवर था 24 मंथ का, यानी 2 साल का। और इनको आरटीओ किया गया कितना, 23 महीने के बाद में। क्योंकि कर्नल साहब ये कहते हैं कि मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ कर सकता हूँ। ये वीडियो मैंने डाला था और मैंने कहा था कि भाई मैं कोशिश करूँगा वहाँ अधिकारियों से बात करने की। तो मैंने वहाँ के एसएम साहब से बात की, एसएम साहब के बाद में उनके सीओ साहब से बात की। तो उन्होंने कहा था कि हम सोचेंगे इस मैटर के बारे में। उसके बाद में मैंने उससे हवलदार जी से बात की और उन्होंने कहा कि सर मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई है और कमांडर साहब से मैं मिलूँगा। सोमवार को उनको कमांडर साहब से मिलना था, तो मैं वेट करता रहा। मैंने हालांकि उनको कह दिया था कि भाई अगर ये मसले ऐसे नहीं हल होते हैं तो इनका फिर एक और रास्ता है कोर्ट का। लेकिन कोर्ट में जाने से जवान का जो पैसा बर्बाद, समय बर्बाद होता है। और ये नहीं कि कोर्ट में चले गए तो न्याय मिल ही जाएगा, वहाँ भी 50% उम्मीद होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उस मसले को डायरेक्ट उनके अधिकारियों से बात करके हल किया जा सके। एसएम साहब और सीओ साहब ने बोला था कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। कमांडर साहब से इनको मिलने भी नहीं दिया, ठीक है। और अब कमांडर से मिले तो कमांडर साहब ये कह दिया इनको, कमांडर साहब ने, कि भाई आप सीओ से बात करो, मेरी बात हो गई है उनसे और वही आपको जवाब देंगे, आप एक बार उनसे मिल लो। इसका मतलब हुआ कि सीओ साहब और कमांडर साहब की पहले ही बातें हो गई। मान ली वो इंटरव्यू एक तरह की फॉर्मेलिटी था। फिर ये सीओ साहब के पास आए तो सीओ साहब से इनकी मुलाकात नहीं हुई। 3 दिन से सीओ साहब घुमाते रहे इनको और आज फ़ोन पर बात हुई है तो कह दिया भाई तुम्हारे को जाना ही पड़ेगा और हमारी तरफ से तो तू आउट है और तू AWL है। अब मतलब ये इंटरव्यू के लिए भी रोक रखा था, उसको भी AWL कर दिया यूनिट में कनेक्शन करके। अब ना ही तो इनकी बात सुनी गई और स्थिति आज तक लेकर आ गई है। हालांकि आज इन्होंने बताया तो मैंने वकील साहब से बात की, तो वकील साहब जो अपना लखनऊ AFT, क्योंकि ये लखनऊ AFT के अंडर का एरिया है, तो मैंने वहाँ बात किया कि भाई ऐसा ऐसा एक केस है। तो बोले आज से ही जो होली का वीकेंड है उसकी छुट्टियां हैं और अब तो समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में बंदा क्या करे, इसके पास क्या तरीका है, क्योंकि ऑलरेडी ही 7 दिन तो इसको AWL कर दिया गया भरोसे में, विश्वास में रख के। और मैंने कहा था कि मुझे जो इन चीज़ों की, क्योंकि मैंने सीओ साहब से, रेशम साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा तो था, लेकिन हम अगले की बातों से हमें ये विश्वास हो गया था कि ये लोग इसका भला नहीं करेंगे। और कमांडर साहब ने जो टाइम दिया, टाइम के बाद में मिले और फिर ये कह दिया कि ठीक है जाओ, आपको सीओ साहब बता देंगे क्या करना है। इसका मतलब कमांडर साहब ने इस मसले पर किसी भी प्रकार का अपनी तरफ से कोई भी पहले तो कहा था कि दोनों तरफ देखेंगे, लेकिन जो बातें हुई हैं उस हिसाब से कमांडर साहब ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वरना यह सीधा और साफ एंगल है कि अगर किसी बंदे का टर्नओवर बाकी है, मूवमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ होता है, तो वो टर्नओवर उसका पूरा होना चाहिए। अच्छा, टर्नओवर के साथ साथ इससे हवलदार जी ने सीओ साहब से, जो सीओ साहब आज भेज रहे हैं, इन्होंने ही 6 महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है जिस पे सीओ साहब के साइन है। और उधर इनके यूनिट के सीओ साहब ने भी सैंक्शन कर दिया कि भाई हमारे को कोई समस्या नहीं है, आप काट के आ जाओ। क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई मेरा टर्नओवर मार्च में ख़त्म होगा और
उधर मेरे बच्चों के पेपर और फैमिली के इलाज के लिए मुझे और 6 महीने चाहिए, तो सैंक्शन भी कर दिया। अब सैंक्शन होने के बाद में अब इनको एकाएक भेजा जा रहे हैं। मैंने पूछा भी भाई उसका कोई बहुत बड़ा कारण होगा, तो कारण जो बताया गया कि इन हवलदार जी की गाड़ी 23 महीने तक इन लोगों के सभी पर्सनल और सरकारी काम के लिए ये अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर जाते रहे, तेल भी अपनी जेब से और अपनी पर्सनल गाड़ी भी घुमाते रहे, तब तक कोई दिक्कत नहीं आई। और 23वें महीने में इनको कहीं दिल्ली या कहीं भेजा जा रहा था गाड़ी लेकर, तो इन्होंने कह दिया कि सर मैं दिल्ली से आऊँगा जाऊँगा, जितने मेरे बच्चों के एक छोटे वाले बच्चे के पेपर और वाइफ का इलाज चल रहा है, तो सर वहाँ दूसरे को भेज दो। अब इतनी सी बात पर नाराज होकर श्रीमान जी ने इनको आरटीओ कर दिया बगैर कोई इनकी सुनवाई। अब मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग कहते हो कि नहीं जी जवान की गलती होती है, साहब लोग तो गलती करते ही नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक्सटेंशन दिया और यही अब ऐसा कर रहे हैं, और जवान की गलती क्या थी उसका भी कोई वो नहीं है। अब बढ़ा चढ़ाकर अब तो कुछ भी कह दो कि सीओ साहब की एक रिकॉर्डिंग आई है, और जब पड़ी तो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें साहब ये कह रहे हैं कि तू ठीक से काम करता ही नहीं, ऑफिस तो तू आता नहीं था, हमने कहा जो तुमने काम किया नहीं। अगर ऐसा ही बंदा था तो श्रीमान जी 23 महीने कैसे रख लिया आपने? 23 महीने आपने कैसे इनको रख लिया? और एक चीज और बता दूं कि इनके और भी बंदे हैं। मेरी इधर उधर से मैं कहीं भी एक बंदे के ऊपर नहीं किसने कहा जो ही सही है, मैं इनसे भी मेरी जितनी भी बातें हुई हैं सबकी रिकॉर्डिंग है। मैं सवाल पे सवाल भी करता हूँ, और इनके अलावा भी बाएं दाएं से जो हमारे सोर्स हैं उनसे हम पता करते हैं कि स्थिति क्या है। तो एक और जो उसने बताया कि सर बंदा बहुत बढ़िया है, और बढ़िया है तभी 23 महीने तक रहा है, प्लस में 6 महीने एक्सटेंशन भी ली है। आज इतनी सी बात पर अगर कोई अधिकारी ऐसे करता है और ये कहता है कि मेरे हाथ में है, तो श्रीमान आप जिस संस्था में बैठे हो आपको वहाँ सीओ साहब बनाकर बैठाया गया है, इसका मतलब आप मालिक नहीं हो कि मैं बन गया। और एक लाइन लिखी हुई है कि ये तो हमें भी पता है कि एक लाइन अंग्रेजों ने जाते जाते अपने लिए लिखी थी कि डिपेंडेंट ऑन ओसी या सीओ या उसकी मर्जी, मतलब जो चाहे वो करे। और वो उस समय थी जब भारत गुलाम था, लेकिन वो लाइन आज भी लिखी हुई है और उसका फायदा ये उठाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब अंग्रेजों का राज था तो उस समय कोर्ट में या वहाँ भी उन्हीं के, क्योंकि जज वगैरह उन्हीं के होते थे, और उस समय गुलामी के कानून में वो उन्हीं की सुनते थे। लेकिन आज इनको पता नहीं कि हिंदुस्तान का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हिंदुस्तान का है, जज भारत के हैं और सरकार भी भारत की है। ये शायद ये भूल जाते हैं। उस लाइन को देखकर ये अपने आप को अंग्रेज समझ बैठते हैं, लेकिन इन्हें ये मतलब दिमाग में नहीं आता कि आज हिंदुस्तान आज़ाद है। इसलिए उस लाइन का अर्थ ये नहीं कि आप मालिक बने कि मैं जो करूँगा वही करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनको जवाब जरूर दें। और हालांकि अब मैंने उनसे कहा है कि भाई अपनी यूनिट से बात करके छुट्टी लो या कुछ भी लो, उसकी भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं। वकील साहब से मैंने कोशिश भी की है कि कोई इमरजेंसी अगर ऐसे हालातों में लगती है तो कोशिश करो कि एएफटी वर्किंग करती है कि नहीं करती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में इमरजेंसी में हाई कोर्ट वगैरह तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी एक बैच चलती है एएफटी, क्योंकि एएफटी में कोई ऐसा मसला तो आता नहीं कि किसी की बेल करनी हो कि इमरजेंसी मामला आ गया, इसलिए एएफटी वर्किंग शायद करती है नहीं करती उन्होंने तो एक आगे शायद मुश्किल है। फिर भी कोशिश करेंगे, नहीं तो उसके बाद कोर्ट में डालेंगे। लेकिन ये बात कोर्ट में जाएगी, उसके बाद इस जवान का पैसा भी लगेगा, और फिर रिजल्ट क्या होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये अधिकारी महोदय क्या इन्होंने ठीक किया? क्या वो एसएम साहब हर जगह, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि हमारे बहुत से लोगों ने चिट्ठियां लिखकर, खासकर एक सेवा सिंह बड़ियाल साहब जिन्होंने चिट्ठी लिखा कि साहब देखो एसएम कोर में और आपके यहाँ आर्मी चीफ के पास भी एसएम होना चाहिए। पहले कोर और आर्मी चीफ के बाद एसएम नहीं के पास एसएम नहीं होता था, सूबेदार मेजर, जो कि जवानों का लास्ट रैंक है और वो जवानों का माई बाप समझा जाता है कि भाई जवान का कहीं भला करना हो तो वो ऊपर वाले को डायरेक्ट बता सकें। लेकिन अफसोस ये है कि वो ऊपर वाले को बताने के बजाय पल्ला झाड़ते हैं, क्योंकि उनको खुद का ऊपर वाला ऑनरी दिखाई देता है। मैंने बात किया जब तो एसएम साहब बड़ा ये बोल रहे थे कि हाँ मैं कुछ करूँगा, लेकिन अब कुछ ना करके क्या किया है वो तो वो जाने, या उनका
अंतरात्मा जाने कि आपको अपने लिए नहीं, उन जवानों के वेलफेयर के लिए वहां बैठाया गया है। एसएम का रोल ये नहीं कि अब आपको बंदूक उठानी है या आपको बॉर्डर पर जाकर लड़ना है। आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको वो पावर दे रखी है कि उस पावर के जरिए आप किसी जवान का भला कर सकते हैं। यहाँ अगर ऐसा में एक चीज बोल देता ना कि सर इसके बच्चे हैं, इसकी वाइफ बीमार है, इसको आप और 2 महीने रोक दो और इस तरह मत एकाएक भेजो, तो सीओ साहब की हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा कर लेते, और कर भी लेते तो सीओ एसएम साहब की पावर थी कि वो जाकर कमांडर साहब से खुद मिलते। कमांडर साहब भी नहीं मानते तो ऊपर चिट्ठी लिखते, जिसका बहुत कुछ असर हो सकता है। लेकिन ऐसा करे कौन? क्योंकि जिस काम के लिए बैठा रखा है वो काम ना करके एक्स्ट्रा जो काम होता है कि साहब करें, जी साहब फाटक खोलना, बहुत से कहीं भी एसएम साहब का जो रोल होता है वो फाटक खोलना, जय हिंद बोलना, मैडम की जी जोरी और चापलूसी करना। लेकिन ये पहले जो होता था धीरे धीरे अच्छे अधिकारियों और एसएम ने मिलकर बंद किया है। मेरी यूनिट के खुद एक सीओ साहब थे जिन्होंने बोला था कि साहब ये मेरे को नहीं, मैं भी अभी तक बिल्कुल फिट हूँ और आप ये मेरी खिड़की वगैरह मत खोला करो, आपका जो काम है वो कराओ, जवानों के जो वेलफेयर के लिए आप कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमियां हैं आप वो काम करो, मैं आपको उसी में अच्छा समझूंगा, मेरी कभी आपको खिड़की खोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही इस तरह सावधान खड़े होकर 24 घंटे मेरे आगे पीछे मत घूमो। मैं भी बटालियन में हर एक बंदे से इंडिविजुअल मिलूंगा, इंडिविजुअल उनकी चीज़ें पहचानूंगा, और वो सीओ हमने एक नहीं ऐसे बहुत से सीओ देखे हैं। सबको पता है अगर कोई काम करता है अगर उससे गलती भी हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस गलती को उठाकर तुम उसको मोमेंट ऑर्डर दे दो, उसके बच्चों को एकाएक सड़क पर लाने का काम कर दो, उनकी परीक्षा तक नहीं देने दो। ये अधिकारी का वर्क नहीं है, ये आपका जो घमंड है। आप इस तरह तो आप फौज के लिए या किसी संस्था के लिए फिट नहीं हो। माइंडली तौर पर शुक्र है कि आप और ऊपर रैंक में नहीं पहुंचे, नहीं तो और जाते जाते आप ऐसे लोग। लेकिन ये ज्यादातर एक चीज, एक रेशो देखा गया है कि जब कोई सुपर सीट हो जाता है ना अधिकारी, उसके बाद वो ज्यादा खतरनाक होता है कि मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा तो ये लास्ट रैंक है। भाई अगर ऐसे ही कोई जवान सोच ले कि मैं तो एनसीओ बना नहीं और बस मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो फिर पोस्ट चल जाएगी कैसी? तो इस सोच को बदलें, इस तरह की घटिया मानसिकता को त्यागें। आपको बोलते हैं ना कि बुरा किसी का करना है, अपने से जूनियर का तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वहां अगर ऊपर जाकर जवाब देना होगा ना तो वहां आपको जवाब नहीं आएगा कि आपको पावर मिली थी और आपने उसका दुरुपयोग किया है। किसी का भला करना सीखो। आप सुपरसीड हुए तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कुछ कमियां रही होंगी। अगर जवानों की दुआ लेते तो शायद, जैसे आज आर्मी चीफ बोलते हैं ना, हमारे द्विवेदी साहब बोलते हैं कि मेरे जवानों की दुआ से मैं आज चीफ हूं और मैं अपने जवानों को रिस्पेक्ट करता हूं, तो वो ये बाकी लोग क्यों वहां ये कह देते हैं कि तेरी क्या औकात है, तू हमारी वजह से तनख्वाह ले रहा है। ये जवानों को कहने की इनकी हालतें हैं। बल्कि अगर जवान नहीं होंगे तो एक दिन भी फौज नहीं चल सकती। अगर अधिकारी खुदा न खास्ता साइड हो गया, कोई बात होगी तो फौज चल सकती है, लेकिन अगर जवान नहीं रहेंगे तो जवान के बगैर फौज 1 घंटे नहीं चल सकती। क्योंकि और सर्दी गर्मी में रात को जो दिन रात आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है ना, जो फर्स्ट लाइन में खड़ा है वो आपका जवान ही है। उसी की बदौलत आपके कंधे और ये मेडल जो छाती पे लगते हैं ना, उसी की बदौलत है। लेकिन सबसे ज़्यादा टॉर्चर वही सहन करता है। तो कृपया कर इसको ध्यान दें। आज मैं उनकी वाइफ को, शाम को शायद बात होगी तो मैं उनकी वाइफ का वीडियो भी बना रहा हूँ। अगर ऐसा ही लगता है तो ऐसे व्यक्ति का फिर मैं बाय नेम भी बताऊंगा कि ये घटना कहाँ की है, और उनकी जो रिकॉर्डिंग है सीओ साहब की, एसएम साहब की, वो भी मैं डालूंगा। क्योंकि ऐसे लोगों का तो अब लास्ट आ रहा है कोर्ट में, और कोर्ट में वो भी जवाब देंगे और जो हमें देना है हम भी दे देंगे कि क्या किया है, और आप लोग भी जवाब दें कि क्या किसी भी एंगल से इन लोगों ने ठीक किया है। बाकी वीडियो देखकर शेयर जरूर करें, चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।